डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि नाम से थ्री डायमेंशन मतलब तीन दिशाओं में होती है। तो तीन दिशाओं का मतलब क्या है, इस विषय में हम आपसे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड इस प्रकार से। लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते, इसलिए इसको यहाँ दें। अब बात ये होती है, क्वेश्चन ये जानना चाहता है, एक इसमें होता है दिक् अनुपात, एक होती है दिक्कोचा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिक् अनुपात क्या होता है। मान लीजिए किसी पॉइंट को हम कहीं रखते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ से काटा हुआ हिस्सा ए है, सपोज कर लें यहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा अगर बी है, यहाँ से यहाँ तक ये बी हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा अगर सी है यहाँ से, तो यहाँ पर जब कोई पॉइंट मान लीजिए एक यहाँ है एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, यहाँ कोई बीच में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो अगर मान लीजिए पॉइंट पी है, तो दिस इज ए बी एंड सी। अब बात ये रहती है हमारे, जैसे ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ओ है। अगर आपको ओपी चाहिए तो ओ की वैल्यू है 0 0 एंड 0। अगर आपको ओपी चाहिए तो आप जानते हो कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का जब टू डायमेंशन होता है तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि थ्री डायमेंशन है इसलिए हो जाएगा z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और थर्ड इसमें और ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। विद द सेम प्रोसीजर हम अगर इसको यहाँ लें, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। अदर हैंड यू राइट डाउन दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हिस्से x से कटे हैं, y से कटे हैं, z से कटे हैं, इनको हम कहते हैं दिक् अनुपात, या इंग्लिश में इनका नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ABC जो हिस्से कटे हैं तो ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब कोई ये चाहता है, अगर ये एक्स एक्स से अल्फा कोण बनाता है, ये माना बीटा कोण बनाता है, और ये माना गामा कोण। अगर तीन कोण हैं और आपसे अगर, जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर ये कोण अल्फा दिया है तो दिक् को ज्याएं जो, पहले तो हम बात करेंगे दिक् अनुपात की। किसकी बात करेंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या, जो एक्स अक्ष वाई अक्ष से जो भाग काटे जाते हैं उनको हम लोग दिक् अनुपात के नाम से जानते हैं। अब हमको दिक्कोज्या चाहिए। दिक्कोज्या का मतलब है एक्स अक्ष से काटा गया एक्स अक्ष से झुकाव। अगर ये कॉस अल्फा लिख लिया जाए तो आप जानते हो आधार बट्टे कर्ण, आधार ए है और कर्ण हमारा ओपी हो जाएगा, या इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकते हैं। इसको एल भी कहा जाता है। एल कहने या फिर कॉस अल्फा, बात एक ही। अगर एम पूछे तो ये वाला हो जाएगा बी बटे, क्यों आधार बी हो जाएगा। कर्ण इसका वही रहेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन पूछा जाए, इसको हम कॉस गामा कह सकते हैं, इसको हम कॉस बीटा कह सकते हैं। कॉस बीटा, क्यों ये कोण बीटा है। कॉस गामा बराबर हो जाएगा सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अगर अंताखंड काटे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं ABC, और आपसे दिक् को ज्याएं पूछता है, आप एल लिख दें या फिर कॉस अल्फा लिख दें, बात वही है।
तो ये यहाँ आधार है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो ये cos अल्फा, दिस इज cos बीटा एंड दिस इज cos गामा. Cos alpha is represented by L and cos beta is M and cos gamma equal to N. तो अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया जाए और दिक्कोजियाएं निकाली जाए तो आप सीधे सीधे L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा के नाम से जानते हैं. यदि आपको दिक्कनुपात ABC दिए जाएं तो इस प्रकार से आप दिक्कोजियाएं इस प्रकार से निकाल सकते हैं. कोण दिए जाए तो निकाल सकते हैं, और अगर दिक् अनुपात दिए जाए तो भी आप उन्हें निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात शुरू करेंगे. कभी ऐसा भी हो सकता है कि माना आपके 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ तो लिख नहीं सकते हम, यहाँ पर आपको जेड एक्सिस कह सकते हैं. सपोज कर लें यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो जिसके डायरेक्शन रेशियो या दिक्कनुपात A1, B1 और C1 है. यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है Q जिसके A2, B2 और C2 है. अब सोचिए, विचार कीजिए जरा, दिख रहा है बेटा यहाँ तक? अब विचार कीजिए कि कोई हिस्सा अगर मान लीजिए A है और ये B है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से लेना, अब ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हैं आप, ये माना यहाँ पर ले लेंगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी A2 माइनस A1. क्यों? दिस इज A1 एंड यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा A2. तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी रह जाएगी A2 माइनस A1 यहाँ तक. तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपको 2 बिंदु दिए जाएं और दिक्कनुपात पूछा जाए तो A बराबर आप कह सकते हैं A2 माइनस A1, B बराबर B2 माइनस B1 और C बराबर कह सकते हैं C2 माइनस C1. तो अगर आपको जैसे ये हिस्सा निकल आया तो ये एक्स एक्स से काटा गया, वाई एक्स से और जेड एक्स से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? दिक्कनुपात. और आपको नए फार्मूले मत याद करिए. जब दिक्कनुपात निकल आए तो ये वाला फार्मूला हमें दिक्कोजियाएं प्राप्त कर सकता है. फिर भी अगर आपका मन है कि सर हम नए फार्मूले के साथ करेंगे तो पी क्यू, आप 2 बिंदु के बीच की दूरी A2 माइनस A1 का स्क्वायर, B2 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस C1 या C2 कर लें, C2 माइनस C, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी. आपको L चाहिए या आप cos अल्फा कह सकते हैं, सॉरी गामा लिख जाइए, cos अल्फा कह सकते हैं. आधार यानी A2 माइनस A1 अपॉन पी क्यू एंड M बराबर हो जाएगा cos बीटा, या आप कह सकते हैं B2 माइनस B1 अपॉन पी क्यू. थर्ड है N बराबर cos गामा बराबर C2 माइनस C1 अपॉन पी क्यू. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको केवल अगर ये मूल बिंदु दिया जाए, यहाँ कोई पॉइंट है, या अदर हैंड ये कह दिया जाए एक्स एक्स से काटा भाग वाई एक्स से जेड एक्स से, नाउ दिस इज यू कैन से दैट दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज यानी ABC गिवन है. अगर आपको cos अल्फा चाहिए तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण आपका हमने ये निकाल लिया है, तो ऐसे कह लें. या आप दिक्कनुपात दिए तो दिक्कोजिया का फार्मूला होता है, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय LMN, तो ये भी कह सकते हैं. और अगर आपको 2 बिंदु दिए जाएं तो इस प्रकार से दिक्कनुपात निकाल दिए, यही फार्मूला लगा दीजिए, वरना आप इस प्रकार से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं. मैं नहीं समझता हूँ यहाँ तक किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें.
तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसी के साथ, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा कि अगर कोई पूछे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, तो डियर एल की वैल्यू ये है, जब इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये ऊपर ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये छात्रों, जब आप इसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। आप इसे ये भी कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कभी ये भी फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। दूसरी बात, इसको आप कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये भी फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। इस पहली एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स इतने ही फार्मूलों का यूज होता है। आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं वो आपको कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक रेखा एक्स बाई जेड अक्षों से क्रमशः 90, 135 और 45 के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइंस या दिक् कोज्या ज्ञात करो। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। अल्फा बराबर जो कोण है वो आपको दिया है 90 अंश, और जो बीटा है वो आपको दिया है 135 अंश, और जो आपका गामा है वो आपको दिया है 45 अंश। आपसे पूछा दिक् कोज्या बताइए। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, या बराबर आप कह सकते हैं कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। दूसरी बात, एम बराबर कॉस बीटा होता है कॉस 135, इसे आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45, और ये दूसरे में माइनस का हो जाएगा कॉस 45, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ से मिटा के यहाँ लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे अपन लोग। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये डार्कनेस आती है फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। यहाँ पर आ जाइए, इसे आप माइनस कर सकते हैं साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू -1/√2 होती है। अब बात करते हैं एन बराबर, ये होता है कॉस गामा, यानी कॉस 45, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो ये आपकी दिक् कोज्याएं हो गई क्रमशः, एक 0, ये -1/√2, दूसरी हो गई जो है 1/√2। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जबकि वे समान कोण बनाती है। यानी कि कोण बराबर हैं, इसका मतलब है बेटे कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। आप जानते, यहाँ लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब ये तीनों कोण बराबर हैं, आप इसे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3। इस हिसाब से कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ±1/√3। जब ये वाली स्थिति हो जाएगी तो दिक् कोज्याएं या तो प्लस ले सकते हैं या फिर माइनस ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देंगे तो दिक् कोज्याएं, तो दिक् कोज्या क्या हो जाएगी, पहले आप प्लस लेंगे तो 1/√3,
कॉमा 1/√3 और तीसरी 1/√3, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर माइनस लेंगे तो -1/√3 -1/√3 और ये -1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। इसमें कह रहा है यदि दिक् अनुपात आपको दिए 18, 12 और 18 नहीं -18। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर दिया है -18, बी बराबर दिया है 12 और सी बराबर है -4। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दिक् अनुपात दिए हैं, एल पूछा है, एल बराबर होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। अब ए की वैल्यू है -18, इसको देखें -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा -18 बटे 18 18 324, 12 12 में 144, 4 चौक 16, तो ये -18 बटे, इन्हें जोड़िए 6 4 10, 4 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 5 6 7 और 8, और ये हो जाएगा 484। ये शायद 484 जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका होता है 22 का, तो इसे आप L बराबर कह सकते हैं -18 बटे 22, या इसको माइनस ऐसे भी कह सकते हैं, 2 से काटने 9 बटे 11। इसी प्रकार से आप M बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे 22, डायरेक्ट करा दीजिए, ठीक है, या आप इसे 6 बटे 11 कह सकते हैं। n बराबर c बटे √a²। यहाँ बात फार्मूला तो एक ही है, c की वैल्यू है -4 बटे 22, 2 से कैंसिल करा दीजिए, -2 बटे 11, ये आपकी दिक् क्या हो जाएंगी, दिक् हो जाए। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आपसे बात शुरू करेंगे। अगला कह रहा है कि 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा सररेख हैं। तो सररेख को हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं कि अगर आपको 3 बिंदु दिए जाएं तो पहले ए है और बी और सी, तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और सी ए निकालिए। अगर कोई 3 दूरियां हैं, 2 दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर होता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये बिंदु सररेख हैं। लाइक है, जैसे ये पोजीशन है, ए बी निकाल लिए, ये बी सी निकाल लिए, फिर ए सी निकालिए। अगर ये डिस्टेंस इसके और इसके योग के बराबर ये पूरी डिस्टेंस आती है, आप कह सकते हैं सररेख। चाहें तो आप सवाल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। दूसरा भी इसका एक तरीका होता है, आप चाहें तो उस तरीके एक तरीका तो आपको शायद मैंने ही समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा क्या तरीका है। इसमें आप क्या करेंगे कि तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, 2 का सम 1 के सम के बराबर आ जाएगा। आप कह देंगे कि साहब ये सररेख हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको पहला पॉइंट दिया है, क्वेश्चन की थोड़ी एक्टिंग अगर मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, आपको दिया है पहला पॉइंट है 2, 3, 4, दूसरा वाला बिंदु है जिसकी वैल्यू है -1, -2 और आपको 1 दिया है। तीसरा बिंदु सी है, इसका है आपको 5, 8, 7, 5, 8 और 7, तो यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के क्या निकालने, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात जब निकालेंगे तो A1 बराबर, ये भी निकालें, इसमें से घटाइए, -1 -2 बराबर हो गया -3, A2 बराबर नहीं A1 B1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ B1 बराबर दिखा दीजिए
ये माइनस 2 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 5 और C1 बराबर कर दीजिए 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा माइनस के 3। अब BC के निकाल लीजिए। BC के दिक अनुपात तो A2 बराबर मान लीजिए, तो BC है 5 में से घटाओ 5 माइनस तो +1 बराबर 6, B2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस करेंगे +2 हो जाएंगे बराबर 10, और अगर आप C2 करेंगे तो 7 माइनस 1 बराबर 6। यह निकालिए A1 अपान A2, ये हो जाएगा -3/6 बराबर -3/6 यानी -1/2। अब निकाल लीजिए B1 अपान B2, ये आपका आ जाएगा -5/10 बराबर माइनस में आएगा 1/2, और तीसरा हो जाएगा C1/C2, ये है -3/6 बराबर आ जाएगा -1/2। इसका मतलब है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2। अतः AB तथा BC कैसे हैं? समांतर हैं। ये दोनों समांतर हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए डियर स्टूडेंट, ये AB है मान लीजिए और ये आपकी BC है। जब ये समांतर हैं लेकिन ये B पॉइंट दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये एक रेखा में। परंतु B उभयनिष्ठ है, B उभयनिष्ठ है, ठीक है। अतः AB तथा BC समांतर नहीं हैं, बल्कि क्या है? संरेख हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में B कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। ये एक त्रिभुज है, माना ये A है, ये B है और ये C है। इसके आपको पॉइंट्स गिवन हैं। ये पॉइंट हैं 3, 5, -4, ये 3 है, 5 है, माइनस का 4 है। अगला पॉइंट है इसका -1, फिर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर तीसरा पॉइंट है -5, -5 और है -2। आपसे कह रहा है इनकी इन भुजाओं की दिक को ज्ञात करो। तो देखिए ये डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 क्वेश्चन इकट्ठे करके दिए गए हैं। आप AB का निकालिए, फिर BC का, फिर आप AC का निकाल लीजिए। मैं आपको पहले AB का निकालना समझा रहा हूँ। देखें आप, AB के दिक अनुपात होंगे AB के, तो A1 बराबर आप लिख लीजिए -1 -3 बराबर हो जाएगा -4, B1 बराबर 1 -5 बराबर -4 और C1 बराबर आ जाएगा 2 -4 तो +4 बराबर हो जाएगा 6। अब निकाल लीजिए अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसकी वैल्यू है -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपको प्लस दिया है 6 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो ये 16 कर सकते हैं, ये 16
और ये 6 छंग 36, ये हो जाएगा 6 6 12 6 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 4 5 और 6 68 हो जाएगा। ठीक है, इसको और तोड़ सकते हैं, 2 से 2 3 2 चौक 68 है, 68 को तोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड करा दिए, 2 3 6 2 चौक 8 17 चौक 68। इसके आप लिख सकते 17 चौक 68 का मतलब हुआ 2√17। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, मैं नहीं समझता कि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अब देखें, दिक कोचा L बराबर होगा A1/√A1² प्लस B1² प्लस C1², ये आप कह सकते हैं -4/√2 गुणा 17। कैंसिल भी करा सकते हैं, 2 दूनी यानी -2/√17। m बराबर कर सकते हैं B1/√A1² प्लस C1²। इसकी वैल्यू भी -4 है, 2√17 -2/√17। ठीक है, इसे L1 कह दीजिए, इसे M1, और यहाँ N1 बराबर कह दीजिए C1/√A1² प्लस B1² प्लस C1²। ये वैल्यू है आपकी 6/2√17, और 2 से काटेंगे, 2 3 6/√17। तो डियर स्टूडेंट, ये AB के दिक् अनुपात आपके आ गए। इसके बाद जब आप BC के निकालेंगे तो इसी प्रकार से BC के दिक् अनुपात, फिर BC की दिक् खोजाएं, फिर AC के, फिर AC के दिक् अनुपात, फिर AC की दिक् खोजाएं, आप याद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसकी ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए उसमें आपको क्या दिया गया है, इस विषय पे हम आपसे बात करते हैं। कुछ फार्मूले हैं, उनके विषय में मैं आपसे बात करूंगा, और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, कोई टफ नहीं है। तो मैं देखो पहले तो आपके फार्मूले अवगत कराता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी। सेकंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। माना आपको 2 रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। माना इस रेखा के दिक् अनुपात दिक् खोजाएं L1, M1 और N1 है, इसकी L2, M2 और N2 है। ये समझ गए? 3 सवाल है, एक मैंने निकाला है BC और AC की, आप खुद निकालिए। अब ये 2 रेखाओं के बीच कोण पूछे। हो सकता है रेखाएं इस प्रकार से झुकी हो या ऐसी हो, कुछ भी हो सकता है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, 30 एंगल बनाए, 40 बनाए, कुछ भी बना सकती हैं। तो इस विषय में हम आपसे बात शुरू करते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये 2 रेखाओं के बीच कोण निकालने का फार्मूला है। यदि इफ लाइन्स कैसी हैं, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर यानी कि रेखाएं लंब हैं। जब लंब होंगी तो इसका मतलब cos 90 का मान 0 हो जाएगा। उस केसेस में ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर हो जाएगा 0। अगर इनका गुणा 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। यदि लाइन्स आर पैरेलल यानी रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी तो L1/L2 बराबर हो जाएगा M1/M2
बराबर n1/n2। ये दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का फार्मूला है जब दिक्भुजाएं दी जाए। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये बराबर 0 होगा, अगर वो लाइन्स पैरेलल हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको और समझा दूं इसमें, अगर मान लीजिए दिक्भुजाएं नहीं, इन लाइनों के दिक् अनुपात दिए जाएं। क्या दिए जाएं? दिक् अनुपात। तो वो मान लीजिए A1 है, B1 है और C1 है, इसका A2 है, B2 है और C2 है। अब इनके बीच कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर, आपको हमने बताया था L1 का फार्मूला होता है A1/√A1² प्लस B1² प्लस C1²। ऐसी L2 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा A1/√A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू हो जाएगा A2/√A1² प्लस B1², नहीं सॉरी 2 है तो 2² और ये C2²। इसी प्रकार अगला हो जाएगा B1/√A1² प्लस B1² प्लस C1²। इसका हो जाएगा इसका M2 का इसका √A2² प्लस B2² प्लस C2²। और तीसरा हो जाएगा C1/√A1² प्लस B1² प्लस C1²। और ये हो जाएगा C2/√A2² प्लस B2² प्लस C2²। थोड़ा सा लेंदी खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं, इन सब में ये एलसीएम सेम है तो ये आपका आ जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर आ जाएगा √A1² प्लस B1² प्लस C1²। ये आ जाएगा A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला हो गया। जब रेखाएं अगर दिक् अनुपात दिए जाएं तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 0 हो जाएगा, 0 की जब गुणा इसमें 0 होगी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं लंब हो तो ये जब 0 हो जाएगा, कैंची गुणा 0 पर ये रह जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0। अगर समांतर हैं लाइनें, कैसी हैं? समांतर हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फार्मूले आपके हुए। कुछ फार्मूले इसमें और हैं, वो हम आपको अभी और लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको फार्मूले अवगत कराई। चलिए मैं कुछ और फार्मूलों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कोई एक रेखा ये आपको दी जाए, मान लीजिए यहां पर एक रेखा है, इसका सदिश b है, इसका वेक्टर b है, इसके समांतर एक रेखा निकालनी है जो बिंदु A से होकर जाती है। तो इसका जो क्वेश्चन हो, इसका जो रेखा का समीकरण होगा, रेखा का समीकरण जो होगा वो होगा वेक्टर R बराबर A प्लस एन बी कह सकते हैं, लैम्डा बी कह सकते हैं, म्यू बी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ कोई कांस्टेंट होगा। ये रेखा का वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर का मतलब सदिश रूप। अब आपको कभी सदिश रूप के अलावा पूछ लेते हैं कि कार्तीय रूप बताइए। यदि मान लें ये बिंदु है जो इस प्रकार हो जाए A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, और ये हो जाए B1i कैप B2j कैप B3k कैप। तो उसका जो कार्तीय रूप है, कौन सा? कार्तीय जो रूप है
वो कुछ इस तरह हो जाएगा, x माइनस A1 अपान B1 बराबर y माइनस A2 अपान B2 z माइनस A3 अपान B3। तो देखिए ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्तीय रूप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक फार्मूला है। अब एक दूसरा भी फार्मूला कभी कभार पूछ लेते हैं, वैसे पेपर में आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। मान लीजिए एक रेखा है जो दो बिंदु से होकर जाती है। सपोज कर लें ये A1 है और ये आपका या AB मान लीजिए, दो बिंदु हैं A और B। तो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का सदिश समीकरण कौन सा होता है? सदिश रेखा का हो जाएगा आपका सदिश समीकरण। कौन सा होगा बेटा? सदिश, रेखा का सदिश जो समीकरण है या वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं, वो होगा R बराबर A प्लस N वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये माना दिया जाए A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और वेक्टर B दिया जाए B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, यहाँ नहीं यहाँ लिख लो, A3 K कैप। अगर ये दिया जाए तो कार्तीय रूप हो जाएगा। कार्तीय रूप जो है वो हो जाएगा x माइनस A1 अपान B1 माइनस A1 बराबर y माइनस A2 अपान B2 माइनस A2 z माइनस A3 अपान B3 माइनस A3। ये रेखा का सदिश रूप है, ये रेखा का कार्तीय रूप है। चलिए दूसरी बात शुरू करते हैं। अगला फार्मूला है, अगर मान लीजिए दो रेखाएं दी जाए, अगर ये है मान लीजिए एक रेखा A बराबर A प्लस लैम्डा B, क्योंकि रेखाएं दो हैं तो इसको A1 B1 मान सकते हैं। दूसरी रेखा आपको दी जाएगी A2 प्लस म्यू B2। अगर ये दो रेखाएं आपको दी जाएं और इनके बीच कोण पूछा जाए तो ये फार्मूला होता है cos थीटा बराबर मॉड B1 डॉट B2 अपान मॉड B1, क्या लिख जाता है, मॉड B1 मॉड B2 का मॉड। अगर ये दो रेखाएं दी जाएं, लैम्डा हो, म्यू हो, n1 हो, n कुछ भी हो, ये कांस्टेंट होते हैं, तो दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का ये फार्मूला होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए, देखिए सभी को एक ही फार्मूला याद करें, इसका कार्तीय रूप भी फार्मूला होता है, मत याद करिए। जैसे आपको ये कार्तीय रूप है तो इस रेखा रूप सदिश रूप में बदल दीजिए, तो इसको इसके रूप में बदला जा सकता है, तो इसको इस रूप में बदल के यही फार्मूला लगा देना। ये वेक्टर फार्मूला ज़्यादा सरल पड़ता है। अगर इसका कार्तीय रूप लगाओगे तो फिर एक नया फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोचिंग लर्न करनी पड़े। चलिए अगला फार्मूला लेते हैं, अगला चीज लेते हैं फार्मूला यहाँ से, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। माना एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इनके बीच की कम से कम दूरी चाहिए। माना इस रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण है r बराबर है A1 प्लस लैम्डा B1 और r बराबर है A2 प्लस म्यू B2।
इनके बीच न्यूनतम दूरी या एच डी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ओवर मॉड B1 क्रॉस B2। ये फार्मूला होता है एच डी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है, ये दो रेखाओं के बीच का कोण है। ये आपको कार्तीय रूप सदिश रूप लिखने का रूप है, और इतने फार्मूले आपके इसमें यूज होंगे। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। देखिए अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म आ जाए तो आप मत याद करिएगा, कोई फायदा नहीं है। आपके वेक्टर फॉर्म ही रखिए, कार्तीय रूप मत लगाइए, ऐसे इसका कार्तीय रूप मत लगाइए। कार्तीय रूप अगर आ जाए तो उसे इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में बदल कर एक ही फार्मूला याद करिए। चाहे ये हो चाहे ये हो, एक ही फार्मूले को कर लिए ये चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कुछ इस तरह कह रही है। कौन सा नंबर है भाई? हाँ देखिए, ये सवाल आपका हो गया। सवाल भी बड़ा अजीब है यार। देखिए एक्सरसाइज है 11.2। ये कह रहा है कुछ रेखाओं की दिक्कोसाइंस दी हैं। कह रहा है दिखाइए ये परस्पर लंबवत है। चलिए, आपको तीन रेखाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही ले लीजिए, पहला ड्रॉप मत करिए। आपको तीन रेखाओं की दी गई हैं। पहली है 1 2 3। ठीक, 1 2 और 3। पहली रेखा की मान लीजिए L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13 और N1 बराबर है -4/13। दूसरी रेखा है L2, ये है 4/13। M2 है आपका 12/13 और N2 आपका दिया है 3/13। अगला तीसरी लाइन है L3 बराबर 3/13 और M3 बराबर है -4/13 और तीसरा है N3 बराबर आपको दिया है 12/13। कह रहा दिखाइए ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। मैंने आपको लंब का तरीका बताया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। ये रेखा नंबर 1 है, ये रेखा नंबर 2 है, ये रेखा नंबर आप 3 मान लीजिए। रेखा 1 व 2 के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर L1 है 12/13, L2 है 4/13 प्लस ये है -3/13 और ये है 12/13, ये है -4/13 और ये है 3/13। तो 12 चौक 48 और ये 13 13 169 -12 तियाँ 36/169 -12/169। अब 169 एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ बचेगा 48 -36 -12, ऊपर घटा के हो गया 0/169 बराबर 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, अतः रेखा 1 व 2 परस्पर
लंब हैं डियर स्टूडेंट, इसी हिसाब से आप L2 L3 M2 M3 और N2 N3 ले लें, वो भी 0 आएगा। फिर पहली तीसरी और पहली ले लें तो L3 L1 M3 M1 N3 N1, वो भी 0 आएगा। तो कह देंगे अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 23 तारीख का ज़्यादा समय है नहीं, मुझे कोर्स कंप्लीट कराना। 2 एक्सरसाइज, इसके बाद रैखिक प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी 2 एक्सरसाइज रह जाएंगी, वो भी मैं कल परसों में यानी 20 तक आपको फिनिश कर दूंगा। उसके बाद मेरा मन है एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको मैं दूंगा, संभवतः ये है कि पेपर उससे आना चाहिए। तो यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हुआ चल रहा हूँ, आपको मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो दो बिंदु हैं। पहला बिंदु ये मान लीजिए वो है 1 -1 और है आपका 2। दूसरा बिंदु बी है, ये 1 है, ये -1 और 2। दूसरा है 3 4 -2, 3 4 -2। तीसरा बिंदु है सी, ये ए बी है और एक सी डी मान लीजिए। 0 3 0 3 और 2। और मान लीजिए डी बिंदु है, वो है 3 5 6, 3 5 और 6। पहला बिंदु है 1 -1 2, 3 4 -2, 0 3 2 और है 3 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये निकालना चाहता, कह रहा दिखाइए कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। हमने आपको बताया था रेखाएं परस्पर लंब कब होती हैं, जब दिक् का अनुपात निकालकर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाए, चाहे दिक् ज्याए हों। समांतर कब होता है, जब उनके जो दिगनुपात अनुपात में बराबर होते हैं। तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। तो जो अब ये इसमें कह रहा है परस्पर लंब है, तो पहले यहां लिखें ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात। जब ए बी के आप दिक् अनुपात निकालेंगे, मान लीजिए A1 बराबर 3 -1 बराबर हो गया 2, A2 बराबर 4 +1 हो जाएगा, ये हो गया 5। और A3 बराबर हो जाएगा, या A1 B1 C1 ले लो, A2 B2 C2 ऐसे ले लो, कुछ ले लो, आपकी मर्जी है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। A1 B1 और ये कर लीजिए आप C1। -2 बराबर हो जाएगा -4। 3 -1 4 माइनस करेंगे +5 -2 -3। अब लिखिए सी डी के दिक् अनुपात, सी डी के दिक् अनुपात क्या होगा ना, A2 बराबर 3 -0 B2 बराबर 4। अब लिखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर A1 का मान कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लगा लें, चलो कोई बात नहीं, 2 गुणा 3
प्लस 5 गुणा ये 5 है, 5 गुणा 2 प्लस -4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 6 और ये 10 और ये 16 बराबर 0। अतः रेखा AB व CD परस्पर लंब हैं। डियर स्टूडेंट, अगर ये कहता समांतर हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए डियर स्टूडेंट, आगे बात शुरू करता हूँ। अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है एक बिंदु है, बिंदु को हम लोग ए से लिखते हैं, 1 2 3 है तो लिख लीजिए I + 2j + 3k कैप और 1 2 3 हो गया, और किसके सदिश इसके समांतर है, और सदिश होता है b बराबर है आपका पाई नहीं 5 नहीं सॉरी 3 है यार, क्या है 3i + 2j - 2k। आपसे कह रहा है रेखा का समीकरण बताइए सदिश रूप। अच्छा, दोनों रूप निकालिए, सदिश भी निकालिए, कार्तीय भी निकालिए, बार बार की टेंशन खत्म करिए। रेखा का सदिश रूप, सदिश रूप मैंने बताया था वेक्टर r बराबर a + nb, जो भी n ले, लैम्डा ले ले, आपकी मर्जी। ai + 2j + 3k + n 3i + 2j - 2k, ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा करें इसमें आप तो ये भी कर सकते हैं, i + 2j + 3k अंदर उड़ाएंगे 3n i कैप + 2n j कैप - 2n k कैप। r बराबर i कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ रह जाएगा प्लस के 3n, यहाँ j कॉमन ले लीजिए 2 + 2n, यहाँ k कॉमन ले लीजिए 3n नहीं 3, ये 3 है भैया, यहाँ 3 - 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप चाहिए तो x - a1/b1 बराबर y - a2/b2 और z - a3/b3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें x - a1 की जगह 1 है और b1 की जगह 3 है, y - a2 की जगह 2 है और इसकी जगह 3 है, नहीं 2 ही है यार, वो z - a3 की जगह 3 है और b3 की जगह कितना है -2, ये वाला आंसर आपका, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कार्तीय फॉर्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कार्तीय रूप को वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म को कार्तीय रूप में कर सकते हो। इससे फायदा ये है कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण निकालने का फार्मूला है उसमें आपको कई फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा ST है जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, उसमें आपको कई फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, चलिए मैं समझा देता हूं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं।
बिंदु वाला समझ में आपको आ ही गया है। वैसे अब 2 बिंदु वाला अब सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है, नहीं 6 ले लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, 7वां कर लीजिए, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सवालों में चेंज करने में काम आएगा। एक है x-5/3 और बराबर आपको दिया है y+4/7 और z-6/2 ये दिया है आपको। कह रहा है इसका सदिश रूप बताइए। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम x-5/3, अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, या x-5/3, इसको y-4 कर लीजिए बटे 7 और z-6 बटे, ये हो जाएगा 2। इसमें ऐसा करके फायदा क्या है, हमारा सूत्र होता है x माइनस, यहाँ देखिए a1/b1, ये इस प्रकार की फॉर्म में कर लिया। तो आप कह सकते हो यहाँ a बराबर हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस के 6k कैप, क्योंकि माइनस तो फार्मूले में, और b बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो रेखा का सदिश रूप, ये रेखा लिखा है भाई, रेखा का सदिश रूप हो जाएगा r बराबर a प्लस एन बी, या लैम्डा भी जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये कहता है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस n, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए कुछ इस तरह है। पहली समीकरण आपको दी गई है, ये है वेक्टर r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा, ब्रैकेट में है आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k, और दूसरी क्वेश्चन है वेक्टर r इक्वल टू है, देखिए 7i माइनस 6j प्लस म्यू, और ब्रैकेट में है आपका i प्लस 2j प्लस 2k। ये आपकी 2 समीकरण हो गई। अब देखते हैं इसके बाद, इसमें आप ध्यान देंगे, यहाँ एक बार दोबारा भी चेक कर सकते हैं, शायद हमने चेक कर भी लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ इसे समीकरण 1 मान लें, इसे 2 नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर लिख लीजिए 2i माइनस 5j प्लस k, और b1 बराबर हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k, और a2 बराबर होगा 7i माइनस 6k, और b2 बराबर हो जाएगा आपका i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे। अब निकालते हैं इसका फार्मूला जो होता है cos थीटा बराबर होता है v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 इंटू मॉड v2 का होल मॉड। अब इसके बाद देखिए cos थीटा बराबर ये हो जाएगा v1 की वैल्यू लगा दीजिए डॉट v2 की वैल्यू लगाइए और नीचे मॉड v1 देखिए कितना हो जाएगा। फिर मॉड v2 निकालें, ध्यान से निकालेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। आप लोग ध्यान देंगे cos थीटा बराबर मॉड ये हो जाएगा 3 इंटू 1, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर 6 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ देखिए कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। इसके बाद ये 12 है, 3 और 4 कितना हो गया 19, और ये आपका हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, आप लोग ध्यान देते रहिए। चलिए ध्यान से देख लें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसको आप ध्यान दें। और यहाँ देखो कहाँ मिस्टेक है, ये यहाँ देखिए, ये यहाँ मिस्टेक है। चल यहाँ 6 नहीं 36 है, ठीक है, 36 है, तो ये 4 9 4 और 36 49 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा cos थीटा बराबर 19 अपॉन 49 का 7 हो जाएगा और 9 का 3। इस प्रकार से रह जाएगा 19/21। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स थीटा बराबर cos इनवर्स 19/21, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, देखें 11 नंबर है x - 2/2 y - 1/5 z + 3/-3। और अगली है x + 2। देखिए ध्यान दें आप लोग, x + 2/-1 बराबर y - 4/8 बराबर है z - 5/4। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं सदिश रूप में, इसको सदिश रूप में चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दें। x - 2/2 y - 1/5 और ये हो जाएगा z - -3/-3। और इसको इस प्रकार लिख लें, वेक्टर r बराबर हो जाएगा 2i + j - 3k और लैम्डा और 2i + 5j - 3k।
इसी प्रकार दूसरी को चेंज करते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 कह दें। चलिए दूसरी को चेंज कर लीजिए इसी प्रकार से। ये भी x-2, और मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी, आप ध्यान दें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसे आप चलिए ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब देखिए समीकरण 1 और 2 जो हमने मानी है उसे हम पुराने तरीके से, जैसे आपने ये पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसी प्रकार से आप इसे यानी कार्तीय रूप को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आप हम आपको उसी तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपके, और मैं नहीं समझता यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ध्यान से देखते रहें आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखें आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत आता है, मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x-1, माइनस कॉमन लेंगे तो x-1/3 है, और इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे, और फिर इसमें से आप ये कॉमन लेके फिर ये आप देखिए इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। चलिए दूसरी समीकरण को चेंज करते हैं इस प्रकार से। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके, और आने के बाद अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों समीकरण परस्पर लंब हैं। तो यहाँ देखें a1 b1 c1 इसको लिख लिया, इसको a2 b2 c2 लिखते हैं। अब हम जानते हैं जब ये परस्पर लंब होंगे तो क्या कंडीशन होगी, जब रेखाएं लंब होंगी तो क्या होगा बेटा बताओ। देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, इसकी वैल्यू रख देते हैं।
इसको हल करते चलते हैं ध्यान से। और चलिए इसकी वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 7। दस को, अब ये जो 10 है वो राइट हैंड साइड में भेज दिया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं फिर इसकी। उसके बाद आप देखेंगे कि पी का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, आपकी पी की वैल्यू ये आ गई। चलिए क्वेश्चन और है। देखें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये वही पुराना क्वेश्चन है। इसको जैसे वेक्टर फॉर्म होगा ना, v1.v2 अपन मॉड v1 मॉड v2, ये नीचे वाला जो होता है v1 v2 तो है, चाहे ऐसे कर लें, चाहे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान लें, बात वही है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन। वैसे इसका फार्मूला ये भी होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। अगले रूट में होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए, जब cos 90 आपका शून्य हो जाएगा, जब cos 90 शून्य होगा तो फिर आपको यही फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। या नीचे वाला आपका ये a1 b1 c2 a2 b2 c2 माना गया है, चाहे ये वाला फार्मूला लगा लें चाहे वो वाला लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा फार्मूले याद करेंगे ज़्यादा दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और सिंपल है। कह रहा है दिखाइए ये परस्पर लंब है। लंब के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन पे आप ध्यान देते रहिएगा। समीकरण ए को 2 मान लिया है हमने। मानने के बाद फिर इसमें देखिए x माइनस 5/7 है बराबर आपका y माइनस माइनस 2/-5 z माइनस 0/1। यहाँ आप लिख लीजिए a1 b1 c1। अगले में आप x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 z माइनस 0/3 हो जाएगा। यहाँ a2 b2 c2 लिख लेंगे इसी प्रकार। चलिए देखिए अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर, इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू रखने पर अगर ये 0 आएगा तो हम कह सकते हैं परस्पर लंब है। चलिए लगाते हैं वैल्यू। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू लगा दीजिए, और वैल्यू लगाने के बाद आप देखेंगे कि वैल्यू आपकी 0 आ गई। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसको लिख दीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस आपको ये लिखना है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा कि लंब है तो पी का मान बताइए। इसमें आपको ये दिखवा रहा है कि लंब हैं, तो जब 0 आ गया तो लंब हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में हर बार आता है, जिसे हम शॉर्टेज डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी कह सकते हैं। और न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसे एचडी के नाम से भी जानते हैं और शॉर्टेज डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी के भी नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं।
क्वेश्चन है आपका चलिए समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 देख लीजिए आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार मिस्टेक होगी बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। चलिए अगली क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड वाली। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, मैं समझता हूँ आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर वहीं यहाँ मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे और समझ में भी आएगा आपको। यहाँ लिख लीजिए आप A1 B1 और C1, यहाँ A1 वेक्टर A1 और वेक्टर B1 और A2 और वेक्टर B2 आप लिख लीजिएगा। वेक्टर A2 A1 B1 हो गया, अब A2 भी लिखिए और B2 भी लिखिएगा। लिखने के बाद A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए लेस करके देखिए क्या बचता है आपका। वेक्टर A2 माइनस A1 निकाल लीजिएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताएं आप लोग। अब यहाँ B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिएगा। B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिएगा आप लोग। और निकालने के बाद देखिए साढ़े के द्वारा निकालते हैं हम लोग। कराइए साढ़े के अनुसार इसको, साढ़े से के द्वारा कराइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साढ़े तो आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से, मैं नहीं समझता आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। चलिए इसको निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कैलकुलेट करने में B1 क्रॉस B2 देखिए क्या आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसका मॉड भी निकाल लीजिए आप, मॉड की अब आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3√2 मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों के। चलिए आगे बढ़िए। HD या शॉर्टेज डिस्टेंस कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड B1 क्रॉस मॉड B2। B1 क्रॉस B2 का मॉड हो जाएगा। अब यहाँ A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रखिए और ध्यान से देखते रहें, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ख़राब कर देगी।
यहाँ देखें A2 माइनस A1 का V1 क्रॉस V2 की वैल्यू लगा लीजिए आप लोग। और इसके बाद नीचे ये आंसर इसका आया है 3√2, ये लगा दीजिएगा। ऊपर डॉट कराइए, डॉट करा के देखिए क्या आएगा कैलकुलेशन में। बहुत ध्यान से देखेंगे, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से हर बार आता है। कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए आप लोग। ये 3√2 है। चलिए डॉट कराइए। डॉट कराने के बाद नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा। बहुत ध्यान से देना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, ध्यान से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये कितना हो गया आपका -9/3√2। मॉड है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 9/3√2 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3/1√2। चाहे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 3√2/2 मात्रक। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। आप चाहें तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।